नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। फोर्थ यूनिट जो है आपकी इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, उसके अंतर्गत वेव फंक्शन वाला टॉपिक चल रहा है। और वेव फंक्शन में मैंने आपको लास्ट क्लास में वेव फंक्शन क्या होता है बता दिया था और उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन भी आपको करा दिया था। ठीक है जी। तो आपके सामने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन है आपका, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, यानी तरंग फलन के गुण या विशेषताएं। ठीक है जी। तो देखो लिखा है फॉर ए वेव फंक्शन, किसी एक वेव फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था वेव फंक्शन को आप किससे डिनोट करते हैं, साई से। तो लिखा है फॉर ए वेव फंक्शन, ठीक है जी, साई, यानी किसी तरंग फलन साई के लिए टू डिस्क्राइब करने के लिए किसी सिस्टम को, टू डिस्क्राइब एनी सिस्टम, किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए, ठीक है जी, उसके बारे में बताने के लिए द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है जी। ये जो निम्नलिखित प्रतिबंध हैं या शर्तें हैं वो मस्ट बी सेटिस्फाइड, है ना, पूर्ण रूप से संतुष्ट होनी चाहिए। क्लियर है। तो क्या क्या कंडीशंस हैं या क्या क्या वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं या वेव फंक्शन को किसी सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या क्या कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए, आइए देख लेते हैं। तो देखो नंबर फर्स्ट है द वेव फंक्शन साई मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर। जो वेव फंक्शन है, जो तरंग फलन है साई, वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी फाइनाइट। फाइनाइट यानी निश्चित, आप कहते हो फाइनाइट को निश्चित कहते हैं, ठीक है। तो निश्चित होना चाहिए एवरीवेयर, सब जगह, यानी साई की जो वैल्यू है ना वो फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट। ठीक है जी। एक निश्चित मान उसका होना चाहिए। क्लियर है। सब जगह मतलब हर पॉइंट पर। तो देखो इफ़ साई इज फाइनाइट, यदि साई कैसा रहेगा, फाइनाइट रहेगा फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक विशेष पॉइंट के लिए। ठीक है जी। तो इट वुड मीन, इसका अर्थ क्या होगा, ए लार्ज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। ठीक है, आई बात समझ में। इसका अर्थ यानी साई की वैल्यू फाइनाइट होगी तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर साई की वैल्यू फाइनाइट होगी, निश्चित होगी, उस पॉइंट पर जो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो उतनी ही अधिक होगी। क्लियर है। और देखो यदि साई की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है जी, तो इसका मतलब है जो प्रोबेबिलिटी है, पी कह दो, पी से डिनोट किया था प्रोबेबिलिटी को, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या है, उतनी ही कम हो जाएगी, यानी फिर संभावना नहीं है पार्टिकल के पाए जाने की, साई यदि इन्फिनिटी है तो। ठीक है जी। तो फिर संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। क्लियर है। तो इसका मान क्या है, साई की वैल्यू क्या है, निश्चित होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, है ना। इनफाइनाइट का तो पता ही नहीं है क्या है, तो फिर प्रोबेबिलिटी, है ना, क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू में आप पता नहीं लगा सकते। साई की वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब आप पता नहीं लगा पाएंगे कि पार्टिकल है कहाँ पर। क्लियर है। क्योंकि साई इन्फॉर्मेशन देता है, तभी तो प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के पाए जाने की पता चलती है कि पार्टिकल है कहाँ पर एक्चुअली। तो जब साई की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो साई अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, तो पार्टिकल की पोजीशन को आप नहीं बता पाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है जी। इसलिए साई की जो वैल्यू है ना वो फाइनाइट होनी चाहिए, ताकि कुछ निश्चित वैल्यू है साई की, फाइनाइट वैल्यू है, तो फिर प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के पाए जाने की क्या हो, ज़्यादा हो, है ना, लार्ज हो। क्लियर है। तो यही बात लिखी है कि यदि साई फाइनाइट है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी निश्चित बिंदु पर, तो इसका अर्थ होगा कि उस बिंदु पर, उस निश्चित बिंदु पर, है ना, उस फिक्स्ड पॉइंट पर पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है, लार्ज है, ज़्यादा है। ठीक है जी। क्लियर है। लिखा है इट वुड मीन, इसका अर्थ है कि ए लार्ज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रायिकता है, संभावना है एट दैट पॉइंट, है ना, कैसी है, लार्ज, ज़्यादा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखनी है, ज़्यादा है संभावना, तभी तो अच्छी बात है कि पार्टिकल आसानी से मिल जाएगा। तो इसके लिए साई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। ये एक कंडीशन है ना, और ये एक इसकी प्रॉपर्टी भी है। लिखा है देयरफॉर, इसलिए साई मस्ट हैव ए फाइनाइट वैल्यू। साई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, यानी निश्चित होनी चाहिए। क्लियर है। तो पहला पॉइंट और पहला जो उसकी प्रॉपर्टी थी फर्स्ट, वो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखो सेकंड प्रॉपर्टी, कह रहा है वेव फंक्शन साई इज सिंगल वैल्यूड
जो वेव फंक्शन साई है वो कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी कि उसकी जो वैल्यू है ना वो केवल एक होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू। एक का मतलब उसका मान एक हो, ऐसा नहीं जो मान कुछ भी आए एक हो। एक का मतलब जैसे 5 आया तो अकेला 5 आना चाहिए, फिर 6, 5 और 6 2 हो जाएंगे, 5 6 7 3 हो जाएंगे, ऐसा नहीं, केवल एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है जी, सिंगल वैल्यूड। देखो वेव फंक्शन साई इज सिंगल वैल्यूड है ना, इसका क्या अर्थ है, आप एक बात जानते हो, एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, संभावना है किसी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है जी, पॉसिबल नहीं है मोर देन 1 से ज़्यादा। आपको एक बात पता है प्रोबेबिलिटी की, ये तो आपने 12th में मैथ्स में पढ़ा होगा, प्रायिकता होती है 12th में, प्रोबेबिलिटी का वाला चैप्टर, तो आपको याद हो प्रोबेबिलिटी जो होती है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी किसी घटना की घटने की संभावना 1 ही तो है, ठीक है जी, किसी घटना की अधिकतम संभावना 1 हो सकती है, यानी 100% कोई घटना घट जाए तो, है ना, 100% से ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है, ठीक है जी, क्लियर है। तो लिखा है प्रोबेबिलिटी जो है ना फाइंडिंग द पार्टिकल के पाए जाने की किसी पॉइंट पर इज़ नॉट पॉसिबल मोर देन 1, यानी 1 है ना, कोई भी वैल्यू हो लेकिन एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है जी, अब वो वैल्यू कुछ भी हो, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो सो इस प्रकार वेव फंक्शन शुड हैव, ठीक है जी, सिंगल वैल्यू एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर जो उसकी वैल्यू है ना वो सिंगल होनी चाहिए, ठीक है जी, सिंगल मतलब अकेला मान होना चाहिए, क्लियर है, आई बात समझ में आपको। तो इसलिए ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखो थर्ड है वेव फंक्शन साई और उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी प्रथम अवकल, ठीक है जी, जैसे मान लो साई है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, डी साई, मान लो एक्स के रेस्पेक्ट में है तो डी एक्स हो जाएगा, डी साई ओवर डी एक्स, वाई के रेस्पेक्ट में है तो डी साई ओवर डी वाई, और जेड के रेस्पेक्ट में है तो डी साई ओवर डी जेड। बताओ कोई दिक्कत। तो जो वेव फंक्शन साई है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, दोनों यानी फर्स्ट डेरिवेटिव चाहे एक्स के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वाई के रेस्पेक्ट में हो, चाहे जेड के रेस्पेक्ट में हो, वो दोनों क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए, यानी सतत, कंटिन्यूस को सतत कहते हैं, एवरीवेयर, है ना, प्रत्येक जगह, सर्वत्र, सभी जगह कैसे होना चाहिए, वेव फंक्शन साई को भी और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, उसे भी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस का मतलब उसकी वैल्यू हर पॉइंट पर मिलनी चाहिए, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए जहाँ उसकी वैल्यू ना मिले, ठीक है जी। तो मान लो ये है एक लाइन है ना, इस पॉइंट पर मिल गया साई की और डी साई ओवर डी एक्स की वैल्यू, तो इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी पार्टिकल की, लेकिन अगले पॉइंट पे नहीं मिलेगा तो ये क्या है, कंटिन्यूस नहीं रहा ना, फिर अगले पॉइंट पे नहीं मिला, फिर उससे अगले मिला है तो डिसकंटिन्यूस हो गया ना, जो ये है साई और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इनकी वैल्यू हर पॉइंट पर मिलनी चाहिए, तभी आप हर पॉइंट पर पार्टिकल की पोजीशन को बता सकते हो, ठीक है जी। तो देखो पढ़ो क्या लिखा है, साई है ना एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसका पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रथम अवकल बोलते हैं, चाहे डी साई ओवर डी एक्स हो, चाहे डी साई ओवर डी वाई हो, और चाहे डी साई ओवर डी जेड हो, ठीक है जी। मस्ट बी कंटिन्यूस, हमेशा कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए, यानी कि सतत होने चाहिए। मैंने बताया इसका अर्थ कि प्रत्येक पॉइंट पर उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। लिखा है एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स पर, ठीक है जी, केवल एक जगह छोड़कर, पता है कौन सी जगह है, एक्सेप्ट यानी छोड़कर, एट पॉइंट, उस पॉइंट को छोड़कर, वेयर द पोटेंशियल इज इनफाइनाइट, ठीक है जी, जहाँ वी कितना हो, इनफाइनाइट, केवल उस जगह को छोड़ दो और हर जगह इसकी वैल्यू साई की और उसके डेरिवेटिव की, उन तीनों में से कोई से भी हो सकता है डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू मतलब उसकी जो वैल्यू है हर जगह कैसी होनी चाहिए, ठीक है जी, कंटिन्यूस होनी चाहिए, यानी हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, केवल उन पॉइंट्स को छोड़कर जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट पोटेंशियल हो गया तो फिर वहाँ पर है ना पार्टिकल के पाए जाने की संभावना होगी ही नहीं, ठीक है जी, क्योंकि इनफाइनाइट हो गया तो फिर आप कह नहीं सकते कि यहाँ पे निश्चित रूप से पाया जा सकता है पार्टिकल, ठीक है जी। लिखा है बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना, ये बात आप याद रखियो, बिकॉज के बाद जो लिखी है
कि कोई एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन मतलब जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पर नहीं मिल रही है, बीच बीच में पॉइंट छूटे हुए हैं, उन पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू नहीं मिल रही है उस फंक्शन की, तो एक डेरिवेटिव है ना, किसका, डिसकंटिन्यूस फंक्शन का डेरिवेटिव। डिसकंटिन्यूस फंक्शन मान लो साई है, साई मान लो क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है जी। तो उसका डेरिवेटिव है डी साई ओवर डी एक्स हो, डी साई ओवर डी वाई हो, या डी साई ओवर डी जेड हो, इनमें से कोई सा भी हो, तो उस डिसकंटिन्यूस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कैसा होता है, ऑलवेज इनफाइनाइट। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है यदि सी कैसा है ना, डिसकंटिन्यूस, तो पता है डी साई ओवर डी एक्स या डी साई ओवर डी वाई या डी साई ओवर डी जेड कैसा होगा, इनफाइनाइट, ठीक है जी। आई बात समझ में आपको। तो ये बात आप याद रखियो, कोई डिसकंटिन्यूस फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा कैसा होता है, इनफाइनाइट, ठीक है जी। तो आप एक बताओ, यदि हम देखो हमने एक बात कही है, साई वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए हर जगह हर पॉइंट पर, लेकिन मान के चलो डिसकंटिन्यूस हो जाए तो देखते हैं क्या होता है भाई। आप कह रहे हो कि कंटिन्यूस होना चाहिए, तो हम कहें यदि कि डिसकंटिन्यूस हो जाए तो क्या होगा, तो देख लेते हैं क्या होगा। तो यदि साई डिसकंटिन्यूस है तो इस बात के अनुसार कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है कैसा होता है, इनफाइनाइट। तो साई यदि डिसकंटिन्यूस है तो इसका जो डेरिवेटिव है डी साई ओवर डी एक्स है ना, उदाहरण के लिए, वो कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि मैंने एक बात बताई, साई यदि डिसकंटिन्यूस है तो डी साई ओवर डी एक्स क्या होगा, इनफाइनाइट। तो मैंने कहा साई क्या है, डिसकंटिन्यूस है, तो उसका जो डेरिवेटिव है डी साई ओवर डी एक्स वो कैसा होगा, इनफाइनाइट, ठीक है जी। और जब ये डी साई ओवर डी एक्स जो इन्फॉर्मेशन देता है पार्टिकल कहाँ पाया जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी देता है, जब यही इनफाइनाइट हो गया तो आप अच्छे से बता नहीं पाओगे कि पार्टिकल कहाँ पाया जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए ये कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। तो देन देयर इज़ इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ सिस्टम, सिस्टम से रिलेटेड जो वैल्यूज़ हैं वो सभी इनफाइनाइट हो जाएंगी, है ना, क्लियर है। तो अच्छे से सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो ठीक है जी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सिस्टम के लिए सभी वैल्यूज़ इनफाइनाइट हो जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम में पार्टिकल कहाँ पर है फिर आप नहीं बता पाओगे, और बताना है आपको तो इसलिए आपको, है ना, बताना है, तो फिर इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए सिस्टम की। इसके लिए डी साई ओवर डी एक्स इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, अर्थात साई डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। तो साई कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस, क्योंकि साई के डिसकंटिन्यूस होते ही डी साई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और उसके इनफाइनाइट होते ही सिस्टम से रिलेटेड सारी वैल्यूज़ इनफाइनाइट हो जाएंगी, और पार्टिकल कहाँ पर है ये बात आप पता नहीं कर पाएंगे। पार्टिकल के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, संभावना, ठीक है जी। तो पार्टिकल का आप पता लगा सकें अच्छे से, इसके लिए ज़रूरी है कि जो वेव फंक्शन साई है और उसका जो डेरिवेटिव है डी साई ओवर डी एक्स या डी साई ओवर डी वाई या डी साई ओवर डी जेड वो कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए एट एवरी पॉइंट या एवरीवेयर, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई किसकी, वेव फंक्शन की। क्लियर है आपको।